हेलो दोस्तों, आप सभी का फैलियो मंच यूपी ट्रिपल एस यूपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोअर पीसीएस के 23 अगस्त को जो आज पेपर हुआ है 10 से 12, उसकी हम एनालिसिस 1 बाई 1 करने जा रहे हैं। दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चनों की आपको एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको केवल उत्तर की चर्चा की जाएगी, उत्तरों की चर्चा की जाएगी। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वीडियो आपको लंबा नहीं करना है। क्योंकि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चनों को अगर मैं बताने वाला हूँ, तो अगर एक क्वेश्चन में मैं 10 सेकंड लेता हूँ, तो आप सोच सकते हैं कितना सेकंड लगने वाला है। तो चलिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्य आपदा, चलिए ले लेते हैं इसको। हाँ, ये है राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह आपका कथन है, एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 58(1) के अंतर्गत किया गया है। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणियों राज्य को 70% और विशेष श्रेणियों राज्यों के लिए 80% के लिए और राज्य केंद्रीय रूप में अधिसूचित सूची में शामिल न होने वाले स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस कोष का 10% का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है केवल एसडीआरएफ 2005 58 एक गलत है। तो इसका केवल जवाब है आपका डी, केवल 3। तो जिसने लगाया होगा उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है न्याय न्याय सेतु न्याय सेतु न्याय सेतु एआई चैटबॉट के संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए। तो न्याय सेतु यह एक वॉइस फर्स्ट मल्टीमीडिया बहुभाषी एआई संचालित कानूनी सहायक है। नंबर 2, इसे न्याय विभाग के दिशा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है और यह वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए अनुवादनी प्रणाली का उपयोग करता है। तो इसका आपका सही जवाब है, देखिए, यह न्याय विभाग के इसका ये देखिए सही है और यह वास्तविक समय बहुभाषी में सक्षम करने के लिए अनुवादिनी। तो बहुभाषी अनुवाद के लिए इसका देखिए वॉइस, ये आपका पहला और इसका दूसरा सही जवाब है। तो इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही होने वाला? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नोडल विभाग भारत सरकार की नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन्स चार्टर पहल के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह प्रशासनिक सुधार, इसका सही जवाब है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, DARPG इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत और कौन सी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली विकसित की गई है? तो भारत ट्रेनों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन कवच चलाया गया था। उसके तहत सुरक्षा की बात की जा रही है रेल की, कि कोई भी इधर भी 2026-2025 में काफ़ी ट्रेनों के बीच में भिड़ंत देखेगी, तभी लाया गया था, इसकी चर्चा हुई थी, इसीलिए आपको देखिए पूछा भी गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया? इसकी चर्चा मैं अपने पहले भी वीडियो में कर चुका हूँ। इसका सही जवाब है कांडला। इसका सही जवाब है कांडला। इसकी स्थापना कांडला में की गई है। चलिए अब आगे चलते हैं। रॉकी पर्वत के पवन विमुख ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? चिनूक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनूक कहते हैं।
तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, और ये भी प्रीवियस ईयर जिसने पढ़ा होगा लोक सेवा आयोग के प्रश्नों को, तो वहाँ पे ऐसे प्रश्न तो बहुत सारे पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी ने वहाँ से प्रश्न उठा लिया है। देखिए अब आगे चलते हैं। औसत प्रतिरोधी ड्रग रेजिस्टेंस श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया है? तो इसका है नेफ्रिथोमाइसिन, इसका सही जवाब है। यह भारतीय एंटीबायोटिक है और इसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, द्वैध शासन की शुरुआत क्या 1858 के अधिनियम, आपको देखिए इस पर ध्यान दीजिए, सही लगाना है। क्या द्वैध शासन 1858 में शुरू हुआ था? बिल्कुल नहीं। पृथक निर्वाचक मंडल भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल गलत। प्रांतीय स्वशासन भारतीय परिषद अधिनियम 1919। द्विसदनीय विधायिका, जी हाँ, द्विसदनीय विधायिका हमारा 1919 के तहत नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यही क्या है? सही युग्म है, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। भारत का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो इसका उत्तर है सलवाई की संधि। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सलवाई की संधि। तो आपके लिए प्रश्न है, सलवाई की संधि किनके बीच हुई थी? इसका आप नीचे उत्तर जरूर देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राजचोल होता है। तो कहाँ पर है राजराज? ये ऑप्शन नंबर सी, राजराज चोल प्रथम। क्या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने कराया था तंजावुर में? तो वो कौन सा शासक था? राजराज चोल था। यह एनसीईआरटी से आया हुआ प्रश्न है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे इजी सवाल है अब तक का, लेकिन इसको लोगों ने, जो लोग पढ़े नहीं होंगे उन्होंने गलत किया होगा, क्योंकि माजुली द्वीप का ऑप्शन इसमें आपको दिख ही नहीं रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए माजुली द्वीप इसमें दिख नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर क्या हो जाए? असम। माजुली द्वीप असम में है। कहाँ पर है? असम में है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 कहता है, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की समिति CSR के लिए चुना गया है? तो ये भी मैंने ही इस पर इस अपने करंट अफेयर में इसको अभी 2 दिन पहले इसको शामिल किया था। मैं बोला था देखिए यहाँ से आपके प्रश्न 2-3 प्रश्न आने वाले। देखिए आ गया प्रीति शरण, मैंने बताया था प्रीति शरण, देखिए यहाँ पर है आपका। ये इसकी मैंने चर्चा की है, आप मेरे वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, उस पर मैंने बताया था। इनको पुनः चुना गया है। तो CSR सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए प्रीति शरण को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13? कहता है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 30 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंडाई फ्रेमवर्क। और अगर आपने EVS पढ़ा है, अब लोअर PCS एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना भी चाहिए था। तो इसके कथनों पर विचार करते हैं और देखिए यहाँ पर कथन, सही कथन को चुनना है। सबसे पहले आप चेक करेंगे आपको सही है गलत। तो सही, यह 6 वैश्विक लक्ष्यों और कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। यह पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैक बेटर, बेहतरीन, यस ये वाला तो आपको सही है। इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तहत तीसरे संयुक्त विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। तो आपका इसका सही जवाब होगा 2।
दो सही है, तो आपके ऑप्शन में देखिए एक तो यहाँ पे है, इसका आपका जवाब हो जाएगा 2 और 3। इसका सही जवाब है आपका 2 और 3। यह 6 वैश्विक लक्ष्यों को कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है, नहीं, गलत है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कौन सी भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। पूंजीगत प्राप्ति नहीं है बोला, हाँ नहीं। देखिए ऋण वसूली भारत की क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। बाजार उधारी से भी क्या सरकार पैसा उठाती है, तो लाभांश आय भारत की क्या है, नहीं है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होने वाला है। लाभांश आय, डिविडेंड इनकम, इसे कहते हैं डिविडेंड इनकम। यह भारत की पूंजीगत प्राप्ति में नहीं शामिल होता, किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। काला अजार विसेरल लिशमेनिया जो भारत में उन्मूलन के लिए लक्षित एक परजीवी रोग है जो लिशमेनिया डोनोवानी के कारण होता है। यह किसके काटने से मनुष्यों में फैलता है, तो इसका ये मक्खी की एक प्रजाति है सैंड फ्लाई, क्या है इसका, सैंड फ्लाई के काटने से मनुष्यों में यह लिशमेनिया फैलता है। लिशमेनिया के कारण यह रोग फैलता है, सैंड फ्लाई, इसे कहते हैं सैंड फ्लाई। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, अगर एनवायरनमेंट से प्रश्न आएगा तो इकोटोन से न, ऐसा हो नहीं सकता। इकोटोन क्या होता है, दो परिस्थिति तंत्रों के बीच के स्थान को कहते हैं इकोटोन। तो ये कहाँ है, देखिए ये टर्म ढूंढिए, तो दो आसन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का जो संक्रमण होता है उसे ही कहते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्गीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत संचार बीएसएनएल कौन सी रत्न श्रेणी को, बीएसएनएल को कौन सा रत्न श्रेणी दिया गया, तो मिनी रत्न 1। इसका सही जवाब है मिनी रत्न 1 का दर्जा दिया गया है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है संसद में किस समापन प्रस्ताव क्लोजर मोशन के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों को बहस को अनुमति दी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिलोटिन नहीं होगा, क्लोजर, कंगारू क्लोजर, क्या है इसका सही जवाब होगा कंगारू क्लोजर। यह लोगों को कुछ नया प्रश्न देखने को यह मिला है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 क्या कहता है, यह तो आपको यहाँ से लेखपाल में भी प्रश्न देखे गए थे क्योंकि यह आपके टॉपिक का भाग है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के संबंध में कदमों पर विचार कीजिए। तो यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका गठन 2006 में किया गया, बिल्कुल सही जवाब है। आपको सही का देना है तो आपका 1 और 2 भी सही। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है, जी नहीं, यह योजना बनाने का कार्य नहीं करता है। तो आपका तीसरा गलत हो गया। 3 जहाँ जहाँ गलत है देखिए, ये गलत, ये गलत, आपका एक बच्चा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, पेशा, बहुत सारे जो टॉपिक है ऐसे रिपीटेड है। पेशा अधिनियम 1998 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनोपज का स्वामित्व किस प्राधिकारी में निहित होता है, तो यह ग्राम पंचायत में, तो ग्राम सभा में और उसी पंचायत में। तो 20 का ऑप्शन हो गया डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, पीएम आशा योजना के अंतर्गत दलहनों, तिलहनों और खोपरा की भौतिक खरीद के लिए कौन सा योजना उत्तरदायी है, तो इसका सही जवाब है
मूल्य समर्थन योजना, PSS, इसका सही जवाब मूल्य समर्थन योजना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 में। 22 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास SDG के संबंधित लक्ष्यों का सही मिलान करता है। SDG लक्ष्यों की बात कर रहा है तो हम SDG 4 की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर है, 3-4, सतत विकास लक्ष्य 4 जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। तो इसमें से हो जाएगा आपका SDG 4 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है। भारतीय वायुसेना में शामिल पहले स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर का क्या नाम है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यह आपको देखा गया है, लेकिन जब कोई चीज़ ऑप्शन में नहीं होगा, अगर कोई चीज़ ऑप्शन में नहीं होगा तो आप उसको गलत करना तय है। या तो लोगों ने तेजस लगाया होगा या तो रुद्र को लगाया होगा, जबकि इसका उत्तर है आपका प्रचंड। इसका उत्तर है आपका प्रचंड। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन इसे मिटा दिया जाए, नहीं तो आप लोग कहेंगे गलत। ऑप्शन नंबर ई प्रचंड होगा। तो आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इसरो ने 2025 हरिकोटा आंध्र प्रदेश में अमेरिका के किस AST स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। तो इसका सही जवाब है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण नियम 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत का दर्ज करा सकती है। यह ध्वनि स्तर परिवेशित ध्वनि मानक से कितना अधिक होनी चाहिए। तो यह होनी चाहिए आपका 10 dB से या अधिक, 10 dB या उससे अधिक होनी चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका के साथ कौन कौन सा संयोजन सही सुमेलित है। अच्छा, भारत में आपदा की जो निगरानी में मुख्य भूमिका किसकी है, तो चलिए देख लेते हैं। IMD चक्रवात को बताता है, सही है। CWC बाढ़ को बताता है, सही है। इनकॉइस सुनामी को बताता है, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये जिसका ये प्रश्न हो आप इसे मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषण के उन्मूलन और न्यूनीकरण से संबंधित है। तो यह होता है स्टॉकहोम में। इसका सही जवाब है स्टॉकहोम सम्मेलन कार्बनिक प्रदूषणों को खत्म करने की बात करता है। तो कौन सा है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कहता है कि CAPF अधिनियम 2026 में CF नियम 2018 सितंबर लागू किया गया है। कैंपा के पास दोनों प्राधिकरणों के एकल शासी निकाय कैंपा भूमि खरीद के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, 29 क्या है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन GDPR के अंतर्गत भूला दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन, किसी व्यक्ति को क्या करने की अनुमति देता है। तो यह डेटा को मिटाने, यह कुछ व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध करता है। यह कुछ डेटा होता है जो उसको मिटाने का अनुरोध जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विनियामक अनुमोदन अनुज्ञप्ति NBFC प्रमाण पत्रों के समर्पण संसाधित करने के लिए RBI कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो RBI ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। RBI ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कहता है? किसी निचली अदालत न्यायाधिकरण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? जब कोई न्यायाधिकरण का आदेश को क्या करना और रद्द जब करा जाता है तो उत्प्रेषण, सर्टियोररी। तो इसके लिए उत्प्रेषण, इसका उत्तर हो जाएगा सर्टियोररी। रद्द करने के लिए सर्टियोररी, उत्प्रेषण। अब आ जाइए, वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है क्या कहलाता है? यह कार्यशील आयु की जनसंख्या और गैर कार्यशील, तो यह श्रमिक जनसंख्या अनुपात नहीं होगा, यह यह आपको हो जाएगा पराश्रितता। इसका सही जवाब होगा डिपेंडेंसी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, पराश्रितता अनुपात यानी डिपेंडेंसी। कभी कभी हिंदी क्या होता है उतना समझ में नहीं अगर आया तो आप इंग्लिश पे जरूर जाएं। इंग्लिश से ये सारे प्रश्न अक्सर जो हिंदी में समझ में नहीं आते इंग्लिश से हो जाते हैं। विंबलडन पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता? ये तो बहुत आसान था, इस बार नए लोगों ने जीता है। तो जैनिक कहाँ गए? जैनिक सीनर, यस। इस बार नए इसलिए इसको छांटना इस बार आसान था। जितने भी पुराने थे उन्होंने नहीं जीता था विंबलडन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? 34, कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। मिसाइल है, उसकी प्रकार है। तो आकाश क्या है? आकाश सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल होती है, तो सतह से वायु मार करने वाली मिसाइल होती है। तो ए का 4 कहाँ है? ए का 4 तो 2 जगह है। तो अब बी देख लेते हैं। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो चलिए अब तो सही, अच्छा ये दोनों ये भी मैच कर रहा है। अब यानी आपको सी आना कंपलसरी है। तो सी अस्त्र, अच्छा अस्त्र और हेलिना क्या है? यह टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। टी का क्या हो जाएगा? 2, तो ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं आते हुए भी, एक ऑप्शन नहीं भी आता तब भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा परित्यक्त वस्तुओं को लाल श्रेणी के अंतर्गत प्रदूषित, पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 को, ये तो है एक, तो यूरिन बैग। चलिए आपको ये वाला क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? भारत इंडोनेशिया संबंध को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री किस इंडोनेशियाई राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारत को बिंटांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी तकनीक रेडियो लेवल किए गए डीएनए प्रोब का उपयोग करके एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पहचान करता है? तो यह हो जाएगा सदर्न ब्लॉटिक। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? 38, 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र, ये सिलेबस के पार्ट है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता रहा है और इसमें भी पूछा गया है। 1995 में NCDM की स्थापना किस संगठन के अंतर्गत की गई थी? इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, कहाँ गया?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक, IIPA के तहत। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रभाव के कारण नैनो कणों का गलन ताप उनके आकार के घटने के साथ घट जाता है? तो यह गिब्सन थॉम्सन प्रभाव को ही के कारण ही यह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशनों में ऊर्जा रूपांतरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशनों में ऊर्जा रूपांतरण को सही ढंग से दर्शाता है। तो पावर स्टेशन है तो सबसे पहले रासायनिक होगा, हाँ तो रासायनिक, फिर उसमें फिर यांत्रिक, यस विद्युत, यही होना चाहिए। यह आपका मेरे हिसाब से आपका एकदम सही है। तो रासायनिक ऊष्मा होगा, विद्युत तो बाद में, रसायन से पहले ऊष्मा तैयार होगी, फिर वो मैकेनिकल से फिर विद्युत बनेगा। ठीक है, ये आपका 40 का मेरे हिसाब से ये 100% ये सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कुक्कुटों में रानीखेत रोग, जिसे न्यू कैसल रोग भी कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी है? यह पैरामिक्सो वायरस, इसके लिए उत्तरदायी है पैरामिक्सो वायरस। क्वेश्चन नंबर 42, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो यह युगांतर नाम से जाना जाता था, आज भी है युगांतर। अब आ जाइए, ऐसे प्रश्नों को अगर आपको नहीं आया करे तो जैसे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43, इसको छोड़ दिया करें, इसको अंतिम में किया करें, इससे गलत होने का। लेकिन अगर आपको एक भी का उत्तर अगर आ रहा होगा तो चांस होते हैं सही। तो इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची क्या कह रहा है? लखनजोदारो, निंदोवारी, धोलेवान, कालीबंगन। तो ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है। चलिए, कालीबंगन का संबंध होता है कालीबंगा का राजस्थान से। तो डी का 4 देखिए कहाँ पर है, डी का 4 एक ही में है। तो देखिए आपका सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मुझे केवल एक ही समझ में आ रहा था, उसी से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसको ट्रिक को अगर आप लगाएंगे तो आपके भी प्रश्न सॉल्व होंगे। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन? अच्छा, ये पहले भारतीय की बात दादा भाई नेहरू थे। कौन थे? दादा भाई नेहरू, ये पहले भारतीय थे जिनको हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 45, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया, यह सुनिश्चित हो सके यह पृथ्वी की समान गति से सूर्य की परिक्रमा, यह पृथ्वी L1। तो L1, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसी विशेष स्थापित करने के लिए यह पृथ्वी की समान गति से, तो यह L2, सूर्य पृथ्वी L2 की परिक्रमा। चलिए, ये क्या हो गया? सन अर्थ L2, इसका सही जवाब हो गया। अब आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? देखिए 46 से 50 तक को तालिका में। अच्छा, अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करना है तो इसको आप कर सकते हैं। अगर इसको आप इन केवल हम जीएस के प्रश्न को करते हैं, इसको देखिए आपको सॉल्व करना होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कहाँ तक के प्रश्न, इसको मैं अलग से करा दूंगा, आप चाहेंगे तो इन प्रश्नों को मैं अलग से एक अलग वीडियो में करा दूंगा। तो अब चलते हैं, आपका कहाँ से कहाँ तक है ये प्रश्न? 46 से 50, फिर 51, 52। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? तुमने पढ़ाई की होती तो अच्छा है। हाँ, जो ऐसे प्रश्न तो अक्सर आते हैं, वाक्य में काल बताना है। अगर यानी कि इसमें देखिए क्या बता रहा है, अगर हमने पढ़ाई करी होती तो उत्तर होते, यानी किसी का रिजल्ट
किसी के ऊपर डिपेंड होता है, यानी जो फ्यूचर है हमारे पास्ट पे हमने की होती तो हम पास हो जाते। जब ऐसा हो तो क्या हेतु हेतु मत होता है। तो जब हमारा जो परिणाम है वो हमारे पास्ट पे डिपेंड होता है तो उसका उत्तर हमेशा हेतु हेतु मत होगा। यह एनसीईआरटी हिंदी में सेम ऐसे डिट्टो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अच्छा, यहाँ पे अशुद्ध की पहचान करनी है तो अशुद्ध में देखिए, शुद्ध में छित्ती, छित्ती, तो छित्ती तो शुद्ध है। शारीरिक, शारीरिक भी ठीक है। अधीन होता है। अहिल्या, अहिल्या भी होता है। अहिल्या होता नहीं, अहल्या होता है। तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58, आंधी के आम होना। अच्छा, मुहावरा है, आंधी के आम होना का वश में न रह पाना। आंधी के आम होना, वश में न रह पाना, सस्ती चीजें, बाधक बनना, जीवन का अर्थ। इसका भी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आंधी के आम होना, तो मतलब कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कि आंधी चलती है तभी आम गिरता है, उस तरीके से जब आप मारेंगे तभी गिरेगा, तो ऐसे समझना है। तो देखिए वैसा कुछ ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं ही होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59, अशुद्ध की पहचान करनी है। तो विंध्याचल बहुत प्राचीन है, विंध्याचल प्राचीन है। सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। अशुद्ध, अशुद्ध की पहचान करनी। देखिए सप्रमाण, जब सप्रमाण हो गया तो सहित कैसे होगा? सप्रमाण का मतलब ही सहित होता है, तो मेरे हिसाब से यही है अशुद्ध। देखिए आगे देख लेते हैं। दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं है। दास्ता युक्त जीवन ठीक, ये तो शुद्ध है। वह पौधों को सींचता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? जब कोई राजकीय गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि समाचार पत्र के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाती है तो उस, अच्छा, जब कोई संस्था होती है जो हम जनता तक विज्ञप्ति पहुंचाती है, सॉरी, इसका हो जाएगा ए, विज्ञप्ति। क्या हो जाएगा? विज्ञप्ति। चलिए 61 देख लेते हैं। 61 क्या है? कौन सा शब्द तत्सम है? अच्छा, यहाँ पे हमें तत्सम की पहचान करनी है। तत्सम यानी जो संस्कृत के समान होता है उसे, तो जो छोटे अक्षर तोड़ के लिखे जाते हैं वही होते हैं। देखिए सारे पूरे हैं। इमली, अनाज। तो अन्वेषण में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद करना, अनुधनेषण होगा। क्या? हाँ, अनु, ये है अनुधन एषण। क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। तो उधन एक का क्या हो जाएगा? आधार न, और वह अन्वेषण। अब 63, ओ और उ, वो धन औ का उच्चारण स्थान का उ औ, तो ये हमारे उ औ कंठ से हो रहा है। उ औ कंठ, कंठ कहाँ है? देखिए, तो दूसरा तालु से हो गया। अच्छा, कंठ और ओष्ठ। देखिए औ, औ, अच्छा औ क्या? औ, औ यानी कि ओष्ठ से हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका देखिए सही जवाब है कंठ और ओष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठ और
इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित किस विराम चिन्ह का प्रयोग, ये सारे हम लोग जब आपको हिंदी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो देखिए वहीं से सारे प्रश्न, तो इसलिए आपको भी बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने से आपके कई प्रश्न देखिए सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म के मध्य दो समूह इस प्रकार के शब्दों का दोहराने की स्थिति में किया जाता है। मतलब कि जब किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं तो वो जो चिन्ह होता है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा दिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि दिन का पर्यायवाची नहीं की बात कर रहा है तो दिन का दिवा है, वार भी है, दिन पासर भी है, तो आपका पामर, आपका सही जवाब क्या हो गया? पामर। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए। 65 हो गया क्या? 65, हाँ 65, 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? यक्स पहले ट्विटर कोट पोस्ट की फीचर का उपयोग इसके लिए किया जाता है। कोट कोट का अर्थ होता है कि जब हम को फीचर का उपयोग इसके लिए किया जाता है, यानी कि जो पहले से कोई पोस्ट किया होता है उस पर हम क्या करते हैं? अपना टिप्पणी करते हैं। तो कहाँ है? किसी दूसरे यूजर के पोस्ट को अपना कमेंट जोड़कर रिपोस्ट करना। इमेज वीडियो ये तो गलत है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी के पोस्ट को अपना उस पर कमेंट देकर उसे रिपोस्ट करते हैं। तो यही आपका सही जवाब है। ये कंप्यूटर का प्रश्न था। तो क्वांटम कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को, क्वांटम कंप्यूटर में जो सूचना होती है, ये क्वांटम कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा, बहुत आसान सा है, क्यूबिट्स होगा। क्या होगा इसका? क्यूबिट्स। जो जो क्वांटम की जो सूचनाएं होती हैं उनको क्यूबिट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब निर्माण, यह भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब के लिए सही है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पहले वेब सर्वर, ब्राउज़र, वेब पेज 1995 13 ने बनाए थे। देखो सही कथन को चुनना है। तो पहला वेब पेज टीम बर्नर्स-ली 1991 में MIT पहला वेब पेज विकसित किया था। तो ये पहला वेब सर्वर ब्राउज वेब पेज 1995 13 द्वारा बनाया गया था। ये पहला वेब पेज W3C के गठन के बाद बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 68 का हो जाएगा बी। 69 का क्या कह रहा है? ये भी देखिए, ये वाला ऑप्शन आपको लेखपाल के एग्ज़ाम में देखने को मिला था। तो देखिए सर, ये ऑप्शन आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वहाँ पर देखने को मिला था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बेलेडी की विसंगत बिलेडी एनोमली प्रदर्शित कर सकता है। तो यही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यही एल्गोरिथम क्या होता है? जो सबसे पहले होगा उसी को प्रदर्शित करने की बात करता है ये एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर आप 70 पे आ जाइए। 70 क्या कह रहा है? केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणालियों कौन सा युग 2004-2005 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उच्च मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया था? तो आरटीजीएस किया गया था। तो कहाँ है आरटीजीएस? यस, आरटीजीएस के लिए निफ्ट और आरटीजीएस का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित तो कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर, देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी गारंटी देता है और 3 वे हैंडशेक का उपयोग करके कनेक्शन को स्थापित करता है और कनेक्शन को क्या करता है? मजबूत करता है। तो किनके माध्यम से? टीसीपी सही होगा इसका। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टीसीपी। कहाँ है ऑप्शन में? ट्रांसपोर्ट डीएनएस अर्पानेट
तो इसका आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आ जाइए इसका 72। एक उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज के ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई करते समय स्याही की खपत को कम करना चाहता है। छपाई की गुणवत्ता का कौन सा विकल्प, यानी किसी दस्तावेज की ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई, यानी दस्तावेज के ड्राफ्ट सही खपत को कम करना चाहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनको मोड। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? एनको इकोनो मोड। क्या है? इकोनो मोड। एनको नहीं, यह है इकोनो मोड। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? एक दस्तावेज हस्तलिखित चेक बॉक्स और मुद्रित टेक्स्ट बॉक्स को चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने और मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजिटाइज करने के लिए किस डिवाइस के संयोजन का उपयोग किया जाता है? OMR का। तो अच्छा, OMR और SCR, OCR हो जाएगा। हाँ, इसका OMR और OCR हो जाएगा। इसका सही जवाब OMR और OCR। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, पूरा वीडियो देख कर जाएंगे। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें। दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और ख़ासकर ऐसे वीडियोस को जिसका उत्तर आपको देना होता है प्रत्येक प्रश्नों का। तो देख लीजिए, क्या आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ताओं को साझा की गई फाइल की नवीनतम संस्करण तक पहुँचाने के लिए हमेशा मदद करती है? तो क्लाउड फाइल शेयरिंग, फाइल अटैचमेंट, शेयर्ड मेल बॉक्स, वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन। इसका सही जवाब होगा क्लाउड फाइल शेयरिंग। यह हमेशा क्या करता है? फाइल को नवीनतम से नवीनतम संस्करण हमें उपलब्ध कराता रहता है। हमें क्या होता है, हमारे मोबाइल में जो भी नवीनतम डेटा आता है, ऐप आता है, उसको भी हम लोग क्या हमको प्राप्त होता रहता है। तो वो क्लाउड फाइल शेयरिंग के माध्यम से ही होता है, हमें उसे करने नहीं पड़ते हैं, यानी हमें मंगाने नहीं पड़ते हैं। देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में प्रेषक की पहचान संदेश अखंडता को सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक तंत्र का, यानी कि मतलब कोई भी दस्तावेज है उसको कैसे सुरक्षित रखते हैं? तो जैसे कि हमारे मैसेज को इनक्रिप्टेड कर दिया जाता है, तो वैसे इसको उसका हो जाएगा आपका हैशिंग। यस, हैशिंग विथ प्राइवेट की। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी निजी कुंजी से हस्ताक्षर के साथ हैशिंग। अच्छा हाँ, हैशिंग ही था। तो हैशिंग देखिए यहाँ पे लिखा है हैशिंग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम दिखाता है? ये तो बहुत आसान सा है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। कहाँ है एप्लीकेशन, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर इंटरनेट नेटवर्क, फिर एक्सेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऊपर से नीचे का क्रम यही सही है। अब आ जाइए 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? सामान्य कंप्यूटर एप्लीकेशन कैट का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कहाँ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन? कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। AI और ये विवरण है। तो रिकमेंडेशन इंजन क्या करता है? किसी भी कंटेंट को हमें सुझाने का कार्य करता है। तो कंटेंट को सुझाने का कार्य ये है। और डीप लर्निंग क्या कराता है? हमें किसी भी चीज़ जो हमारा दिमाग सोचता है, हमारे दिमाग से ऊपर की जो सोचा है न्यूरल। तो ये हो जाएगा, देखिए A का 2, B का 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सुपरवाइज लर्निंग क्या कराता है? सुपरवाइज लर्निंग जो हमारे पूर्व की जो डेटा है उसको वर्गीकृत करके उसको नए आंकड़ों में प्रदर्शित करता है, उसे सुपरवाइज डेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, यस 79, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? तो दूसरी पीढ़ी में हम लोग पहले में वैक्यूम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे, दूसरे में किस चीज़ का प्रयोग करते थे?
ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। 79। 80 में आ जाते हैं। कंप्यूटर के प्रश्न 50-50 आप कर सकते हैं। 50 दो चार क्वेश्चन जो कठिन है उनको दिमाग से आप कर सकते हैं। एक्सेल, MS एक्सेल, MS एक्सेल सेल रेफरेंस, MS एक्सेल सेल रेफरेंस के बारे में तो कौन सा कथन गलत है, तो आपको यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। MS एक्सेल से पहले भी अक्सर प्रश्न आए थे, जैसे लेखपाल में आपको H1 ईरर के प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न आया था, तो इसमें देखिए गलत कथन को चुनना है। चलिए चेक करते हैं। यह सेल रेफरेंस किसी अन्य वर्कशीट में स्थित सेल को संदर्भित करता है, ये तो सही है। A1 रिलेटिव रेफरेंस कॉलम को अक्षर के बाद संख्या रो संख्या होती है ऐसी। देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर R1 C1 रेफरेंस स्टाइल एब्सोल्यूट रो कॉलम को दर्शाता है। 80 का क्या हो जाएगा C। 80 का क्या हो जाएगा आपका C। 81 पे आ जाइए। 81 पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों शैक्षणिक संस्थानों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जल पखवाड़ा इसका सही जवाब है। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, जल पखवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दूरी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमेशा से रहा है। नंद वाला ये किससे का हिस्सा नहीं है, तो भाई आप जैसे ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पे हाँ नहीं, हाँ करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको नहीं चुनना है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना सही है। व्यक्ति से पशुपालन नंदिनी, ये हो जाए कामधेनु डेयरी योजना। क्या हो जाए? कामधेनु डेयरी योजना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद थे। कौन थे? कहाँ है ऑप्शन? बाबू शिव प्रसाद। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि BHU की स्थापना किसने और कब किया था? इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स देना है। किसका? BHU का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो 84 है। क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय हुआ था? तो मौखरियों का उदय हुआ था, चालुक्यों का नहीं। यस, मौखरियों का उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था? मौखरी का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय बोली भाषाई रूप से उकार बहुला के रूप में किसे वर्गीकृत किया, जिसमें ये अवधि में ही इसका हमें उ का प्रयोग किया जाता है। तो अवधि कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। उकार वहाँ पे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उ की मात्रा का। किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया है? तो चित्रकूट को रामगिरी कहा गया मेघदूत में चित्रकूट को। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? कूट को दूसरे कूट से मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं। आशुतोष शर्मा, ये विज्ञान से संबंधित है, तो विज्ञान से संबंधित है तो ए का 3 कहाँ है? तो देखिए ए से ही आपका पूरा उत्तर हो जाने वाला है। अब 88 क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? करंट अफेयर का प्रश्न होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित में से क्या वितरित किया गया था? अच्छा, एक पेड़ एक माँ किसानों को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र दिया गया था। कार्बन क्रेडिट का उन्हें क्या प्रमाण पत्र दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 89 बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती जिले के निम्नलिखित में से बलरामपुर यह देवी पाटन में आता है। देवी पाटन, बलरामपुर, गोंडा ये देवी पाटन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने सबसे पहला ज्ञान के बाद सारनाथ में अपना दिया था। यह भी मैंने अभी हाल ही में
एक अपने वीडियो में इस क्वेश्चन की चर्चा करी थी, आप देख सकते हैं वीडियोस को चेक। क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा जो हाल ही में उदात्त शैली और भावनाओं की किस छायावादी कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्मारक इस्तांबुल के सबलाइन पोर्ट बाबू ए हुमायूं की स्थापत्य कला के लिए प्रेरित है? अच्छा, यह है देखिए बाब ए हुमायूं, झांसी किला, रूमी दरवाजा। इसका सही जवाब है आपका रूमी दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 93 में किस हॉकी खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ है? तो प्रयागराज ललित उपाध्याय, मेजर ध्यानचंद्र का सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 94, अच्छा ओडीपी, यह तो हमेशा करंट में रहता है। ओडीपी योजना के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित जिलों की सूची उनके संबंधित उत्पादों को सम्मिलित करना है। तो देखिए बदायूं का संबंधित जरी दरजोजी से है, सबको पता है। बलिया में क्या पाया जाता है? बलिया में पाया जाता है बिंदी। तो ए का 1, बी का सी का 3, ए का 1, बी सी का, अच्छा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने भूमि सुधार परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश की भूमि सुधार निगम के साथ सहयोग किया है? तो वर्ल्ड बैंक है, इसका सही जवाब है आपका वर्ल्ड बैंक ने भारत के भूमि सुधार निगम के साथ उसने क्या किया था? सहयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश स्थित इको पर्यटन गंतव्य चुका बीच निम्नलिखित में यह पीलीभीत टाइगर का भाग है? किसका है? पीलीभीत चुका जो रिजर्व बीच है यह पीलीभीत टाइगर का भाग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश बहराइच के कारीकोट गांव निम्नलिखित किस श्रेणी के इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल ICRT अवार्ड 2025 से? अच्छा, उत्तर प्रदेश के बहराइच गांव को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल ICRT अवार्ड प्राप्त हुआ? इसको अभी हम रहने देते हैं, इसका जवाब आपको इमेज फॉर्मेट में दे दूंगा अलग से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 के बाद 98 क्या? 98 का सही जवाब क्या है? 98 जनवरी 2023 वाराणसी से रवाना किए गए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज में से एक का नाम क्या है? तो जो भारत का था MV गंगा विलास, इसका सही जवाब है MV गंगा विलास। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट के 2 क्वेश्चन देख लीजिए और आपका सारा का सारा समझ लीजिए कि आपका मैंने 100 क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन का मैंने उत्तर आपको नहीं दिया, इसको मैं अलग से दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 90, अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान बस्ती जिले का क्षेत्र अवध सूबे के किस सरकार का हिस्सा था? जौनपुर का सही जवाब हो जाएगा। कहाँ है जौनपुर? जौनपुर सरकार का ये हिस्सा था। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो UPSSC फेल्योर बैच UPSSC को स्वागत करो। यहाँ पर जो भी बच्चे फेल होते हैं उनकी यहाँ पे स्टोरी को शेयर किया जाएगा, साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा घटक समग्र शिक्षा योजना विलीन नहीं किया गया? अच्छा, कौन सा घटक समग्र शिक्षा की योजना में
उसमें मिलाया नहीं गया है। तो इसका आपका जवाब देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को विलीन नहीं किया गया। अच्छा, आज भी है टीचर एजुकेशन शिक्षक विभाग। अच्छा, सर्व शिक्षा विभाग ये हो गया आपका एमडीएम। इसका आपका इसे क्या किया गया है, इसे विलीन नहीं किया गया है। तो आपका इसका इसी के साथ आपके 100 प्रश्नों का पूरे के पूरे 100 प्रश्नों की मैंने क्या करा दिया आपको, पूरे के पूरे 100 प्रश्नों की देख लीजिए। लोअर पीसीएस के प्रश्नों की मैंने एनालिसिस करा दी है आपको। 100% सारे देख लीजिएगा। आपको जब आपकी आंसर की आएगी तो यही आपको उत्तर देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। फेलियर यूपी ट्रिपल एससी, फेलियर मच यूपी ट्रिपल एससी यूपीएससी में आप सभी का से विदा लेते हैं। जय हिंद, थैंक यू।